सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में बहुत कुछ खास है बॉस, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक पार्ट में एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, लीगल का पार्ट में होल्ड करता है, रीजनिंग के पार्ट में होल्ड करता है। तो जितने भी एग्जामिनेशन, इवन आप अगर एनएल सैट को ले लो, जहां पर बच्चे बताते लिखने के लिए आता है ना, राइटिंग क्वेश्चंस आते हैं। राइटिंग क्वेश्चंस में भी आज हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो इस साल हो रहे हैं और वो होते ही रहेंगे साल भर। इसका मेरे पास विद प्रूफ हम बात करेंगे। इवन आप स्लैट ले लो, स्लैट में जो आपको ऐसे लिखने के लिए आता है, तो आप वहां पर भी इस टाइप के टॉपिक्स एंटरटेन कर सकते हो, आप एग्जाम्पल की तरह से कोट कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तो दोनों पर्सपेक्टिव से, एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से हम इस एनालिसिस को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए पहले टॉपिक्स देखते हैं। क्या है एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एयर इंडिया। एयर इंडिया फाइंड 30 लाख पायलट सस्पेंडेड ओवर द मिड एयर यूरिनेशन रो। देखो रिसेंटली ये बहुत ज्यादा केस देखा जा रहा है कि इन फ्लाइट यूरिनेशन भी देखा जा रहा है ऑन द विमेन, जो किया गया था अभी रिसेंटली, और उसने डिनाई भी किया लेटर ऑन कि नहीं, शी पिस्ड ऑन हर ओन एंड लेटर ऑन शी टोल्ड दैट आई पिस्ड, राइट। तो ये बड़ा ही एब्रप्ट स्टेटमेंट लगा। तो चलिए ठीक है, वो तो स्टेटमेंट देने का क्या ही है, कुछ भी दे सकता है इंसान। और इसके बाद अगर आप देखें तो विद इन द फ्लाइट जो अब्यूजिव है वो बिहेवियर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको कैसे टैकल करता है डीजीसीए, ये हम देखेंगे। और क्या है डीजीसीए, क्या है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और किस तरीके से ये काम करता है, कौन इसको हेड करता है। तो एक कंप्लीट कवरेज इसका देखने का कोशिश करेंगे। और क्या है इन द अपकमिंग व्यूज, क्योंकि देखो द हिंदू पढ़ोगे या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ना मैक्स से मैक्स इतने से ज्यादा वो कवरेज देता ही नहीं इतना ज्यादा कवरेज। और यहीं पर एग्जामिनर को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन डाल के दे जिसमें आप गलत करो ही करो, है ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम किए गए इसमें, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मतलब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। सेकंड टॉपिक है हमारे पास, देयर इज हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत लेवल। काफी इंटरेस्टिंग है। देखो तमिलनाडु में रिसेंटली अभी पंचायती राज के इलेक्शंस हुए, तो लोकल बॉडीज एंड अर्बन बॉडीज, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन इट कम्स टू द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये हम देखेंगे। और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। और आपको ना एग्जैक्टली वो एक बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, और गांधी जी ने किस तरह से इसको प्रमोट किया, कैसे कमिटीज डेवलप हुई। क्योंकि 73rd 74th अमेंडमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो नींद से उठे और बना दिया कि हाँ आज मन है हमें पंचायती राज बनाने का, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक बहुत लॉन्ग रन हिस्ट्री है इसके पीछे। और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ना आपको आराम से एक एसे लिखने के लिए आ सकता है। और एसे का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, एसे का टॉपिक इसमें हो सकता है आपके लिए पंचायत रख लो, या फिर डेवलपमेंट ऑफ लोकल एंड अर्बन बॉडीज इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ लोकल एंड अर्बन बॉडीज इन इंडिया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको सिम्बायोसिस दे सकता है, एनएल सैट दे सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड इफ सच टॉपिक कम्स, तो आपके पास कोट करने के लिए रीसेंट एग्जांपल्स हो। अच्छा, अर्बन बॉडीज में दिल्ली वालों को तो पता होगा, आप लोग तो वोट भी करने जाते हो। म्युनिसिपल इलेक्शन, एमसीडी का चुनाव बहुत फेमस है भाई साहब। इवन आउटसाइड दिल्ली भी बहुत फेमस होता है एमसीडी का चुनाव। अभी तो चलिए मेयर भी इलेक्ट होने वाले हैं कुछ टाइम पे, वो टसल अलग से चल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें आप डेली लाइफ में भी देखते हो, बट यू टेंड टू इग्नोर, क्योंकि अरे लोकल बॉडी यूं ही देखना, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल बॉडीज, है ना, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। तो उनका एक पूरा ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारे पास, G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई द साउथ एशियाज वॉइस। देखो इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो G20 का पार्ट है ना, साउथ एशिया में। अब G20 का पार्ट होना और G20 को हेड करना बहुत बड़ी बात होती है बॉस। G20 इंडिया पूरा एक साइकिल होल्ड करेगा, तो क्या केवल इंडिया को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है? क्या इंडिया केवल खुद को रिप्रेजेंट करेगा? क्या मोदी जी जब जब G20 पे बात करेंगे तो वो केवल इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, वो पूरे साउथ एशिया की लीडरशिप को पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। वो नेपाल की भी प्रॉब्लम्स को लाएंगे, वो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को लाएंगे, वो श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, वो बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। तभी जाकर के आप एक ग्लोबल लीडरशिप स्टैब्लिश कर पाते हो। ऐसा नहीं होता, वो इंडिविजुअल लीडरशिप हो जाता है।
अगर आप खुद के बारे में बात करते हो। एक अगर आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे ही आई थी, खाकी नाम की एक वेब सीरीज है। तो उसमें दैट आईपीएस आस्क कि मैं कैसे इन लोगों को अपना करूँ? तो पुलिस वाला हमें बड़ा अच्छा स्टेटमेंट देता है, "सर आप मैं से हम हो जाइए, आप आधे बिहार के हो जाएँगे वहीं पर।" तो हम का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। जब भी जी20 की प्रेज़िडेंसी की बात आती है, तो हम का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि उसमें एक ट्रोइका नाम की चीज़ होती है, जो इस हम को कहीं न कहीं डिनोट करता है ना? तो इसको रियल लाइफ़ से जोड़ के देखेंगे, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, बोरियत नहीं बनानी है ना? उसके बाद हमारे पास फोर्थ टॉपिक है नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बगल में देखना मैंने वाईटी लिखा है। वाईटी बिकॉज़ ये यस्टरडे का टॉपिक है। मल्टी लेवल इसका कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट जिसमें हम लोगों ने यूरिया की बात की थी, हम लोगों ने अमूल का बात किया था। तो उसमें देखेंगे कि क्या होता है ये एक्सपोर्ट सोसाइटी, कब बना, कैसे बना, क्या ये फंक्शन करता है। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें एक इम्पोर्टेंस होल्ड करती है व्हेन इट कम्स टू द क्लैट और आइलेट लेवल एग्जामिनेशंस। और टीयूएमएच सेट में इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको सिंगल स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं क्योंकि ये न्यूज में है और इंटरनेशनल अफेयर से भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये बता देंगे। न्यू गाइडलाइंस टू रेगुलेट द प्रमोशंस ऑन सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्लैट पूछ चुका है इस बार। अच्छा सर जीके में तो नहीं आया था, आप कैसे बता रहे हैं क्लैट पूछा है? अरे लीगल का क्वेश्चन तो देखो उसमें। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ये क्या है? ये सोशल मीडिया ही तो है। जो आप सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं हर जगह 75 जगह तो आप आई एग्री का बटन दबाते हो। वो क्या है? वो अपना डाटा ही तो दे रहे हो उसको। जीमेल अकाउंट बनाते हो, बिना देखे न जाने कितनी बार आई एग्री क्लिक कर देते हो। अमेज़न पे अकाउंट बनाते हो, बिना देखे न जाने कितनी जगह आई एग्री कर देते हो। है ना? और इंस्टाग्राम पे कुछ खरीदने जाते हो, शॉपिंग करते हो किसी वेबसाइट से या किसी के थ्रू, तो वहाँ पर भी आई एग्री का बटन ऐसे ही दबाते हो। तो दैट इज़ द डेटा दैट इज़ बीइंग लीक्ड। अच्छा डेटा से रिलेटेड ना एक मतलब इंटरेस्टिंग वेब सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे, देखना कभी टाइम मिले तो, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू, है ना? जो बोलती है वू यंग वू और उसका पूरा नाम होता है और शी वाज़ एन ऑटिस्टिक और वो बहुत अच्छी अटॉर्नी है उसमें। लास्ट एपिसोड देखना कि उसमें है ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कि डेटा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कोरिया में जब डेटा लीक होता है उस बारे में बताया गया है उसमें। तो ये एक मतलब एक ओवरव्यू है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तो 2 वेब सीरीज की नाम बताइए, कभी टाइम मिले तो देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कुछ ना कुछ सीख के जाओगे वहाँ से, ये मेरी गारंटी है। एंटरटेनमेंट तो भाई साहब बहुत है, एक दिन में खत्म करने का मन करेगा, बिंज वॉच करने की कोशिश करोगे, बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू और खाकी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 पोल्स अपार्ट है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। कह लीजिए कि भोजपुरी बेटर इन अ वे, एक बिहार का सिनेरियो बता रहा है और एक कोरिया की सिनेरियो बता रहा है। तो देखना लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मज़ेदार होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एआई फाइंड 30 लाख पायलट सस्पेंडेड ओवर द मिड एयर यूरिनेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है आजकल, पहले हम एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जानने का कोशिश कि देखो जनरली 2-3 बातें हैं यहाँ पर जिससे हम लिंक करेंगे। एक है एयर इंडिया। अच्छा इसमें ना आपको 2-3 चीजें हैं। इंडिगो से भी रिलेटेड बहुत सारी इंसिडेंट्स हुए हैं अभी। पुराने टाइम पे अगर देखा जाए कुछ साल पीछे जाएंगे, एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, इन पे भी सस्पेंशन लगाया गया था 30 दिन का कि आप नहीं फ्लाई कर सकते। तो बेसिकली क्या होता है कि डीजीसीए एक गवर्निंग बॉडी है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके चेयर करते हैं एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। ठीक है, तो सिंधिया साहब इसको चेयर कर रहे हैं, यानी जो भी एविएशन मिनिस्टर होगा वो इसे चेयर करता है। डीजीसीए जो है वो एक लिस्ट निकालता है, दैट इज द नो फ्लाई लिस्ट। मतलब कि फ्लाइट में किसी भी तरह की बदतमीजी या फिर इन अ स्टैंडर्ड कहे तो अनरूली बिहेवियर, अनरूली बिहेवियर को कंडेम किया जाता है थ्रू द डीजीसी। अब ये अनरूली बिहेवियर बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि सेक्सुअल हैरासमेंट, और आपको ले लीजिए स्मोकिंग, अगर फ्लाइट में आप स्मोक करते हैं, फ्लाइट में आप ड्रिंक करते हैं,
अच्छा, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ड्रिंकिंग जनरली नहीं दिया जाता है, बट जब यूरोपियन फ्लाइट्स की बात आती है तो वहाँ पे अलाउड है ना? तो जैसे पाकिस्तान एयरवेज में पिया एयरलाइंस देखना कभी, वो आपका पिया वाला पिया नहीं, PIA है, पिया एयरलाइंस, तो उस तरीके से है। प्लस आप किसी भी तरह का ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे मतलब सामने वाले पार्टी को प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर कर लीजिए ऑफेंसिव बिहेवियर। ऑफेंसिव बिहेवियर, तो इस तरह के बिहेवियर को हमेशा से DGCA कंडेम करता आया है। तो अब इसके रिगार्डिंग क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स है, किस चीज से गवर्न होता है? तो एक है आपको एयरक्राफ्ट रूल 1937, ठीक है, एक तो 1937 का रूल है, प्लस एक हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। तो इन सब चीजों पे हम फोकस डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये नो फ्लाई वाला जो झंझट है ना, ये आपको 2017 ऑनवर्ड्स स्टार्ट किया गया था। कुणाल कामरा से पहले एक और शायद स्पोक्स पर्सन है जिनको मतलब इस तरह के बिहेवियर के लिए कंडेम किया गया और उनको 30 दिन बैन किया गया। अब ये 30 दिन का ही नहीं होता है, ये 6 महीने भी होता है, 2 साल भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ बिहेवियर। मतलब जितनी ज्यादा गलीच हरकत उतना ज्यादा पेनाल्टी, टू बी प्रिसाइज अगर बात करें, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे फैक्ट्स। आई होप कि ये पूरा सिनेरियो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा फैक्ट्स देखने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने फ्राइडे को फाइन इंपोज किया है 30 लाख रुपए का उस पायलट पे जिसने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। एयरलाइन हैज बीन स्लैप्ड विद द पेनल्टी बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर टू कंप्लाई विद द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट और DGCA रूल्स ऑन हैंडलिंग द अनरूली पैसेंजर। सेम चीज है, सभी बातें यहां पर बता दी गई हैं, एक ओवरव्यू आपको पता है। तो अब आपको क्या करना है, बस फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है और थोड़ा सा चीजों को कॉन्टेक्स्ट वाइज समझ के याद कर लेना है ना। चलिए, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो पायलट का लाइसेंस देखो 1937 अभी जस्ट बताया था यहाँ पर कि 1937 का रूल है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो इसको गवर्न करता है। कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो भी देखेंगे, और क्या होता है नो फ्लाई लिस्ट, उन सबको अब हम देखेंगे। आई होप कि इस बोर्ड से आधी से ज्यादा दिक्कत परेशानी दूर हो गई होगी। तो जो पायलट का लाइसेंस है वो कैंसिल किया गया आपको रूल 141 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें इसके लाइसेंस को कैंसिल किया गया कि आप डिस्चार्ज नहीं कर रहे हो अपनी ड्यूटी, ये वो, और 10 तरह की इसमें चीजें मेंशन की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यू जो पैसेंजर रूल्स है, जो नो फ्लाई लिस्ट के बारे में बात करते हैं, वो 2017 ऑनवर्ड्स अप्लाई होता है। 8 सितंबर 2017 को ये लिस्ट लाई गई थी, 8 सितंबर 2017, ये डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। और मिनिस्ट्री कौन है, सिविल एविएशन, ऑब्वियसली सिविल एविएशन किसके थ्रू, DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA करता है, जिसको हेड कौन करेंगे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। सिविल एविएशन मिनिस्टर अब कौन है, अभी है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। लेकिन नो फ्लाई लिस्ट 2017 में आई थी, तो उस टाइम सिविल एविएशन मिनिस्टर थे P अशोक गजपति राजू, का पूरा नाम है P अशोक गजपति राजू। तो ये कर सकते हैं आप, P अशोक गजपति राजू नो फ्लाई लिस्ट लेके आए 2017 8 सितंबर को, टू कर्ब द अनरूली बिहेवियर ऑफ द पैसेंजर्स इन द फ्लाइट, टू बी प्रिसाइज। एकदम छोटे क्रिस्प कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये बात थी। तो सर नो फ्लाई लिस्ट होता क्या है, तो देखो नो फ्लाई लिस्ट की बात करो तो नो फ्लाई लिस्ट में आपको बेसिकली 3 तरह का इन्होंने कहा कि हम डिवीजन करेंगे। नो फ्लाई लिस्ट की बात करें तो उन्होंने कहा एक हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का डिवीजन करेंगे। अब जिसकी जैसी बिहेवियर नीचे से आएंगे आप, तो गोइंग डाउन विल इंक्रीज द पनिशमेंट। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे वाले लेवल पे जाएंगे, पनिशमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज ये याद रखना इस तरीके से। अच्छा, ये जो नो फ्लाई लिस्ट है ये आपको किसके टाइम पे आया था, जिस टाइम पे एविएशन मिनिस्टर थे गजपति राजू। ये 2-4 नाम आपको याद रखने की जरूरत है। अच्छा, ये साल भर चलने वाला है चीज, ये ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है। एक आधा कोई होगा आर्टिस्ट टाइप का आदमी जो अप्रैल में भी ये काम करेगा, जून में भी कर देगा, सितंबर में कर देगा, तो तुम्हारे एग्जाम के लिए इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ये तो हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान ली। अच्छा, ये वो नोटिस है जिसके थ्रू आया था ये। अब इस नोटिस में ना आप एक चीज याद रखना,
ये खाली पीली ऐसी मजाक में नहीं दिया गया कि नोटिस चलो अच्छा लग रहा है, सरकार का लोगो लगा हुआ है। ये बताना क्या है, ये जो इमेज है, नेशनल एम्बलम जिसको बोलते हो, ये किस लिया गया है, किससे लिया गया है? ये सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जैसे वैसे ये है, ये सिंबल जो है एक इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, एक सम्राट थे अशोक से ही कहीं ना कहीं रिलेट करता है, अशोकन एडिक्ट्स, अशोकन पिलर, तो वहां से ये चीज आता है। सारनाथ याद होगा, वहां से ये सब कनेक्ट होती है। चलिए इस बहाने थोड़ा सा हिस्ट्री भी घूम लिए ना। अब डीजीसीए का ऑफिस कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में। पता भी है, चले जाना कि यहाँ पर मतलब 110003 है, दिल्ली का पिन कोड है इनका यहाँ। अच्छा, ये सीरीज कौन सा था? सीरीज एम पार्ट 6, याद रखें। सीरीज एम पार्ट 6 में 3 तरह से रेगुलेशंस लाए गए थे, जिनको हम अभी आगे देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अच्छा ये टोक्यो कन्वेंशन है आपको। अच्छा, ये जो लाया गया, जो 3 तरह का, ये जो आपको नो फ्लाई लिस्ट के अंदर लाया गया, तो ये नो फ्लाई लिस्ट जो है वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ट्रेस करते हैं हम। ट्रीटी कन्वेंशन जो हम करते हैं बाहर इंडिया से, तो पार्लियामेंट के थ्रू हम रेगुलेट कर, पार्लियामेंट के थ्रू हम अप्लाई कर देते हैं इंडिया में, है ना। पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन डू दिस, तो पार्लियामेंट करता है इस चीज को। कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन था? टोक्यो कन्वेंशन ऑफ 1963, कन्वेंशन ऑन ऑफेंसेस एंड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन डील्स विद द एक्ट्स कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट? आ जाएगा टोक्यो कन्वेंशन आंसर, टोक्यो कन्वेंशन 1963। ऑप्शन में देखो किस तरह से रह सकता है, नो फ्लाई लिस्ट कन्वेंशन, टोक्यो कन्वेंशन, या फिर आपको कुछ और भी आ सकता है, यूएस कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑफ नो फ्लाई लिस्ट, कुछ भी मार सकते हो टिक उसमें ना। तो ये चीज याद रखनी है, टोक्यो कन्वेंशन ऑफ 1963, जो कि डीजीसीए ने नो फ्लाई लिस्ट जो लेके आया वो इसी कन्वेंशन से गवर्न है। ये 3 लेवल है, देखो ये जो 3 लेवल की बात की गई थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऊपर से नीचे आओगे तो पनिशमेंट बढ़ेगा। गजपति राजू के टाइम पे कन्वेंशन भी याद हो गया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोक्यो कन्वेंशन। तो इस तरह से चीजों को पढ़ोगे ना कनेक्ट करके, तो काफी काम आएगा। यहाँ पर है आपके पास टोक्यो कन्वेंशन, टोक्यो कन्वेंशन 1963, तो टोक्यो कन्वेंशन 1963 भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो सारा काम अपना हो गया इसी बोर्ड से। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं लेवल 1 में किस तरह का बिहेवियर है। फिजिकल जेस्चर, वर्बल हैरासमेंट या अनरूली इनएबरेशन, कोहनी मार दी पकड़ के बगल से, मुक्का मार दिया, या जाके कुछ भी कर दिया, जैसे टीज करने की कोशिश की, वो इस टाइप में गवर्न हो जाएगा। सेकेंड है फिजिकल अब्यूज, पुशिंग, किकिंग, हिटिंग, ग्रैबिंग, इनएप्रोप्रिएट टचिंग और सेक्सुअल हैरासमेंट। किसी का भी सेक्सुअल हैरासमेंट या फिर गलत तरीके से टच करना, गलत जगह पे टच, या फिर किक करना, पुश करना, तरह से गेट खोल के पुश कर दिया, निकलो बाहर, ये भी गलत बात। अब लेवल 3 में क्या आता है, लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर, कोई सोया हुआ है जाके गला दबा दिया, गलत बात। गलत क्या भाई साहब, लेने पे तोले पे हो, गेट खोल दिया, जाओ थोड़ी हवा लेके आओ बाहर ठंडी ठंडी, है ना। कि हम जैसे पायलट ने बोला कि हम अभी 14,000 फीट की ऊंचाई पे है, ये गए भाई साहब, ले भाई देख ले 14,000 फीट पे कितनी अच्छी हवा आती है। तो उस चीज को करने के लिए कोशिश की, तो वो लेवल 3 के अंदर गवर्न हो जाएगा। अच्छा, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं किस तरह का पनिशमेंट होता है। तो लेवल 1 का जो पनिशमेंट है वो 3 मंथ्स तक का दिया जाता है। ये आपको लेवल 1 का पनिशमेंट है। लेवल 1 में 3 मंथ तक का पनिश किया सकता है, यानी 90 दिन तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेवल 2 में 6 मंथ्स तक का पनिशमेंट दिया जाता है, यानी 180 दिन में। और यहाँ पे मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स, तो 365 दो बार जोड़ लो, लमसम 700 दिन का पनिशमेंट इसमें दिया जा सकता है। तो ये 3 लेवल ऑफ पनिशमेंट्स है, ये याद रखना। अच्छा, अब ये प्रोसीजर देखते हैं। जैसे मान लो कि लेट्स सपोज कि आप खुद को मत अज्यूम करना, हम खुद को अज्यूम करते हैं कि मैंने किसी के साथ अनरूली बिहेवियर किया फ्लाइट में, तो अब उस पर्सन के कहने पर तो केवल नहीं हो जाएगा, एक प्रॉपर जांच कमेटी होगी, है ना, राइट टू बी हियर्ड होगा। यानी एक आर्टिकल आपने सुना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, दैट इज द आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे होल्ड, है ना। डबल जीओपार्डी है, राइट टू बी हियर्ड है। राइट टू बी हियर्ड आपका किसका पार्ट है? PNJ। ये क्या टर्म बोल दी? ये तो बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि डबल जियोपार्डी नहीं होना है, मतलब एक ऑफेंस किया उसी के लिए दोबारा सजा नहीं, राइट टू बी हियर्ड होना चाहिए, बिना मुझे सुने मेरे अगेंस्ट कैसे कुछ ये भी तो ये चीज है। सुनने के लिए प्रोसीजर एक स्टैब्लिश किया हम लोगों ने। प्रोसीजर में कहा कि पायलट इन कमांड जो है वो इन्फॉर्मेशन पे रिलाय करेंगे जो कि एयरलाइन सेंट्रल अथॉरिटी ऑन ग्राउंड देगा उनको। ठीक है, पायलट तो भाई आगे है, फिर क्या पता पीछे क्या हो रहा है, तो पता भी नहीं होना चाहिए। अगर वो पता है तो प्लेन कौन चला रहा है, वो सर ऑटो पायलट मोड में टाइम रहेगा, ऑटो पायलट मोड पे वो चला लेके चले गए तो ऊपर ही डायरेक्ट फाइनल। 2 साल की सजा ज्यादा बेटर थी उससे। अच्छा, एयरलाइन कैन रेफर द कंप्लेंट, अच्छा ये कैसे होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसका चेयरमैन होगा उस कमेटी का, एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे शेड्यूल एयरलाइंस एज अ मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पैसेंजर्स एसोसिएशन और कंज्यूमर एसोसिएशन से होगा, और रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम से मेंबर होगा। अभी हम थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे भी ध्यान देंगे जब हम पढ़ेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में है, तो उस चीज पे है। और डिसीजन आपको 30 दिन के अंदर देना है, रीजन आपको राइटिंग में देना है, या किस कैटेगरी का अनरूली पैसेंजर है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अब मोटा मोटा ये याद रखो कि कौन होगा उस चेयरमैन का, उस कमिटी का चेयरमैन का हेड, तो डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है। ठीक है, और किस हर तरह से रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद रहेंगे। कितने दिन के अंदर आपको सुनाना है, जो भी सुनाना है कमिटी, तो कमिटी डज नॉट टेक द पैसेंजर्स इज फ्री टू फ्लाई इन केस द इंटरनल कमिटी डज नॉट टेक एनी डिसीजन विद इन 30 डेज। अगर कमिटी 30 दिन के अंदर कोई भी डिसीजन है तो वो पैसेंजर जो है वो फ्री है फ्लाई करने के लिए, मतलब उस पर का बैन नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इतना के लिए इतना काफी है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। बैन पर्सन, अब मान लो किसी को बैन कर दिया, अब मुझे लग रहा है भाई गलत बैन करा है, कमेटी का डिसीजन मैं नहीं मानता, क्या होगा, हम उसको अपील करेंगे। इसमें अपील की जो कंडीशन है आपको हाई कोर्ट्स वगैरह में है, तो देखते हैं क्या है उसमें। A person who is included in the no-fly list has to be informed by the concerned airline regarding the duration of the ban. मतलब बताना पड़ेगा, जैसे मान लो कि एयर इंडिया ने बैन किया मुझे, तो एयर इंडिया हमको बताएगा कि तुम 30 दिन के लिए एयर इंडिया में फ्लाई नहीं करोगे, या फिर किसी भी सब्जेक्टिव एयरलाइंस पे फ्लाई नहीं करोगे। Such a person has the option to appeal, which needs to be done within 60 days of the issue to be banned order. जैसे कि कमिटी ने 30 दिन के अंदर अपना डिसीजन दे दिया, ने तुम्हें बैन कर दिया। अब वो पर्सन को लगता है कि नहीं ये बैन गलत है मेरे ऊपर, तो वो क्या करेगा, उस चीज को अपील करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो ना हाई कोर्ट के डिसीजंस को, वैसे यहां पर है वो 60 डेज के अंदर का टाइम मिलेगा कि बॉस 60 दिन का टाइम है, कर सको तो कर लो अपील। ठीक है, तो 60 डेज में अपील का टाइम है। अपील कैन बी मेड टू द एपिलेट कमिटी व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। द कमिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल, वो भी देख लेते। ठीक है, तो यानी सिविल एविएशन जो है एक अपीलेट कमिटी बनाएगी, उस कमिटी को आप अपील करोगे कि भाई मेरा जो बैन है गलत है, मुझे लगता है कि दोबारा से भाई ये जांच होनी चाहिए। तो 60 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कौन कौन से होंगे, चेयरमैन और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। चेयरमैन कौन होगा, एक हाई कोर्ट के जज का रिटायर्ड, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज होते थे उसमें मेन कमेटी में, अब अपील में उससे ऊपर मतलब हाई कोर्ट का। मेंबर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पैसेंजर्स एसोसिएशन या रैंक बिलो टू द रैंक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह का, मतलब एयरलाइंस का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वाइस प्रेसिडेंट के बिलो के रैंक का पर्सन। ठीक है, उसके बाद डिसीजन मेड बाय द अपीलेट कमिटी इज फाइनल एंड एनी फर्दर अपील कैन बी मेड इन अ हाई कोर्ट। ये फाइनल है, बट आपको इससे भी संतुष्टि हाई कोर्ट इतनी तक की मौके नहीं आएगी, काफी है दो, काफी अच्छा फील्ड। सेकंड टॉपिक है हमारे पास, देयर इज हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत लेवल। देखो, आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी, काफी अच्छे से भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो काफी डिटेल में डिस्कस किया है, इससे ज्यादा नीड भी नहीं है। तो बताना कैसा लगा ये वाला टॉपिक ना। चलिए, तो अब हमारे पास है पंचायती राज, है ना, टॉपिक है हमारा मेन पंचायत, या फिर आप रख लीजिए अर्बन या फिर लोकल बॉडी। तो देखो, जो इंडियन सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम चलता है। अब 3 टियर कैसे सर, एक होगा सेंटर, एक होगा स्टेट, और एक होगा लोकल बॉडीज। इसी लोकल बॉडीज में आपको अर्बन बॉडीज होते हैं और
रूरल बॉडीज होते हैं। रूरल में आपको होता है पंचायत। तो ये DOLLB वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर तो हर किसी को पता होना चाहिए। एमएच सेट में लीगल नॉलेज आता है, दैट में लीगल नॉलेज आता है, तो ये लीगल नॉलेज का एक कोर पार्ट है। ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। अर्बन, उसके बाद ये आपको म्युनिसिपैलिटीज। अब म्युनिसिपैलिटीज कहाँ होंगे आपको, तो ऑब्वियस है, सिंपल सा रखो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। जैसे आप बिहार जाओगे तो बिहार में अगर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, दरभंगा मान लेते हैं, सीतामढ़ी मान लेते हैं, तो यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी नहीं होगा, वहाँ पे पंचायत होगा। यहाँ पे पंचायत होगा। अब जैसे दिल्ली आ जाओ, मुंबई आ जाओ, लखनऊ चले जाओ, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन होगा और एमसीडी का इलेक्शन होगा, एमसीडी का चुनाव होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से चलता है। ये जो लोकल बॉडीज है वो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये चीज याद रखने वाली चीज, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐड हुआ था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और ये चीज अगर शेड्यूल की बात करो तो 7 इसमें आपको 11th और 12th शेड्यूल में ये चीज मेंशन्ड भी है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी ही चाहिए एट वॉट एवर कॉस्ट। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, आप MH सेट दे लो, आप NL सेट दे लो, आप क्लैट दे दो, आईलेट ले लो, DULLB ले लो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हर जगह आती है, पूछी जाती है। जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, 1-2 साल नहीं मिलने का सवाल ही नहीं होता। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पे ना सबसे ज्यादा जोर दिया था MK गांधी ने। कौन है सर ये MK गांधी? मोहनदास करमचंद्र गांधी। तो गांधी जी ने इनिशियली कहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो नहीं बल्कि हमारे मतलब ओवरऑल सोसाइटी का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल यूनिट। प्रिंसिपल यूनिट है ये हमारे सोसाइटी का। ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि सोसाइटी का लोएस्ट स्ट्राटा में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें जैसे आप देखोगे तो विमेन का रिजर्वेशन है, SC ST रिजर्वेशन है, OBC रिजर्वेशन है, जिससे आपको हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट होते हैं ये। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी एक न्यूज थी, एग्जैक्टली मुझे वो जगह नहीं याद है, बट कभी सर्च करना, एक स्टोरी भी है कि कोई पंचायत में थे, मतलब सरपंच थे, तो उनको अपने काम के लिए गाड़ी की जरूरत थी, तो उन्होंने लोन पे गाड़ी ली, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा ही नहीं दिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये बहुत बड़ी बात है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न कि हमारा लोकल बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, जो कि प्रिंसिपल यूनिट की है, बट स्टिल इट इज नॉट एबल टू फंक्शन इन अ प्रॉपर शेड्यूल मैनर। ये चीजें याद रखने वाली हैं आप। अच्छा, इसमें क्या है, एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, डेट इज जैसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस जैसे ही आता है, यहाँ करप्शन का लेवल बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ऐसे समराइज करना, अब ये आर्टिकल पढ़ना, देखना कितनी अच्छी तरीके से, है ना। तो इसमें एक और कमिटी बनी लेटर ऑन, ये अब ये अमेंडमेंट जो है ना आपको हुआ था 1992 में, तो ये भी याद रखना है 1990। तो इनिशियल पार्ट तो था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 1992 अमेंडमेंट में हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब इसमें एक कमिटी थी, LM सिंघवी। LM सिंघवी की कमिटी थी, वो 1986 में बनी थी। तो थोड़ा सा फैक्ट सारे मेंशन है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एक ओवरव्यू जानते हैं पहले। LM सिंघवी की कमेटी 1986 में बन के तैयार हुई, उन्होंने रिकमेंडेशन वगैरह दिया कि कैसे। सबसे पहला जो पंचायत था वो था आपका राजस्थान में। तरह के इलेक्शंस हुए इंडिपेंडेंट इंडिया में, उस जवाहरलाल नेहरू साहब के टाइम। ये तो था एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने कैटेगराइज करके देखा। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस है, किस तरह से चीज वर्क करती हैं, क्या है नहीं है, हर चीज को एक तरह से एनालाइज करने की कोशिश। आई होप कि यहाँ पर एक क्लैरिटी आ गई होगी। अब थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, डिटेलिंग तो कर ही लिया, बट थोड़ा सा देखते हैं।
73rd 74th इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ऑन लोकल अथॉरिटीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, पीआरआई यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, याद रखना ये चीज। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट थी 1992। यहाँ पर जब आप लिखोगे इस तरह से ऐड कर सकते हो कि 1992 में किसकी गवर्नमेंट थी? नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी वहां पे। इस तरह से वो उन्होंने फंक्शन किया और आज हमारे सामने ये है। बट क्या ये स्टिल फंक्शन है? क्या ये अभी भी सही से काम कर रहा है, या फिर ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस या फिर स्टेट इनको सही से काम करने नहीं देता है? ये क्वेश्चन है। तो देखना, ये आर्टिकल में काफी अच्छे तरीके से एनालाइज किया हुआ। चलिए नया देखते हैं आगे क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है भाई साहब? तो 7th शेड्यूल, सॉरी 11th शेड्यूल, जिसमें आपको पंचायत है, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 11th और 12th शेड्यूल अभी जस्ट सभी चीजें बताई गई यहाँ पे। 11, 12, 73rd, 74th, ये सभी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। 12th शेड्यूल जहां पर आपको म्यूनसिपैलिटीज के बारे में कमिटी आपकी एलएम सिंघवी की थी 1986 में। जवाहरलाल नेहरू 1959 फर्स्ट इलेक्शंस अंडर द राजस्थान पंचायत समितिज एंड जिला परिषद एक्ट 1959 वर हेल्ड इन सितंबर अक्टूबर 1950। सिंपल, ठीक है। चलिए इस पे हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हमारे पास है G20 का एक टॉपिक, G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई द साउथ एशियाज वॉइस। देखो पहले तो एक ओवरव्यू समझो कि इस आर्टिकल में क्या बताया। पंचायती राज वाला चीजें क्लियर है, इसको अब हम इरेज करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है G20, है ना। पहले कुछ कुछ बेसिक बातें जानते हैं G20 के बारे में, फिर थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करने की कोशिश कर देंगे। G20 में क्या होता है? 19+1 मेंबर हो। ये बातें तो पता ही है। वन कौन होता है? तो सर यूरोपियन यूनियन जो होता है वन होता है। और यूरोपियन यूनियन में आफ्टर द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन, दैट इज ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट के बाद यहाँ पर 27 मेंबर्स आए। और अब ये कितने? 19, तो जोड़ लो, कितने हुए? 46 टोटल कंट्रीज इसके अंदर है। इंडिया जो है वो साउथ एशिया में इकलौता कंट्री है। और G20 जो है वो बना 1999 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। एक प्रॉपर फंक्शनरीज बनाना था हमें 1999 में। G20 का किया, हमें मेंबर जुड़ते गए, लोग आते गए, कारवा बन के तैयार हो गया। G20 में एक और चीज है कि G20 एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसे हम कहते हैं ट्रोइका। अब G20 का जो ट्रोइका है उसमें मतलब ये होता है कि जो आज है, जो या जो कल था, ये रख लेते हैं था, और ये रख लेते हैं है, और ये रख लेते हैं होगा। ठीक है, था है और होगा, सिंपल निमोनिक्स बनाते हैं। जो कल था, जो आज है और जो कल होगा, तीनों मिलके प्रेसिडेंसी को चलाते हैं G20, इसी ट्रोइका को। अभी की ट्रोइका के बारे में बात करोगे तो लास्ट ईयर था आपको इंडोनेशिया, जिसे हम कहते हैं, जिसे आप कभी कभी बाली भी लोग बोल देते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। इस बार है यहाँ पर इंडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। तो 2023 का इंडिया के पास है, 2024 का ब्राजील के पास। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जब चले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। अब इस तरह से आगे वो ट्रोइका चलता चलता। तो ये समझने की बात है, अभी जो है इंडिया G20 को की प्रेसिडेंसी को हेल्ड करे। थोड़ा सा और आगे इसको डिटेलिंग करने से पहले एक चीज और जानते हैं। G20 के दो ट्रैक्स होते हैं, एक तो आपको शेरपा ट्रैक होता है और एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक। देखो, जो फाइनेंशियल ट्रैक होता है वो बेसिकली इसके फाइनेंसेस देखता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंस मेंबर्स होते हैं, हेड्स जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो देखते हैं। और शेरपा, शेरपा आपको 13 ऐसे बेस्ड सब्जेक्ट्स देखता है, जैसे कार्बन, एनवायरनमेंट, लिटरेचर, साइंसेज, आर्ट, इनको देखता है। और अभी शेरपा कौन है? अभी है इंडिया के शेरपा अमिताभ कांत। ये चीज याद रखनी है, G20 का कहीं हेडक्वार्टर नहीं होता, इसलिए हम शेरपा बनाते हैं।
तो ये चीज यहाँ पर से क्लियर हो गई होगी आई गेस। चलिए नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं कि G20 का अभी इंडिया और साउथ एशिया का क्या इम्पोर्टेंट। देखो जब भी वर्ल्ड का मैप देखोगे, ये तो इंडिया का मैप हो गया, तो ये माफ करना मुझे यार इस ड्राइंग के लिए। तो देखते हैं आगे, जब इंडिया G20 को रिप्रेजेंट करेगा तो इंडिया अपने नेबर को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारे पास एक पॉलिसी है नेबर्स फर्स्ट, पड़ोसी पहले, वो भी हम साथ लेके चले। और हमारा थीम ही है वन वर्ल्ड वन अर्थ, वासुदेव कुटुंबकम। तो ये चीज है। या कमेंट सेक्शन में बताना वासुदेव कुटुंबकम कौन से उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, बताना। चलो, इस पे आते हैं। तो इंडिया बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए, एजुकेशन है, टेररिज्म है, या फिर आप देख लो एनवायरनमेंट है, ग्रीन एनर्जी है। तो ऐसे ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे ताकि सबका साथ पास हो सके। ये एक ओवरव्यू था G20 का, तो हम लोगों ने एक जस्ट टाइम से देख लिया। अब देखते हैं कौन कौन से नेशन है भाई साहब। ये साउथ एशिया में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये नेशन। वर्ल्ड की ये जो नेशन है, ये आपको रशिया चाइना वाला पार्ट, नॉर्थ अमेरिका, ताइवान, बहुत सारे country। तो चलिए, तो मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस होगा। हमारा फोकस किस पे होगा? फूड एनर्जी, फाइनेंशियल क्राइसिस और एक्सेलरेटेड एंड बाय द यूनिक अपॉर्चुनिटी। ये शेरपा के 12 ट्रैक्स हैं तो 13, आपको पीआईबी 13 ट्रैक्स बताएगा अगर आप पीआईबी को फॉलो करोगे। एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, डिजिटल, हेल्थ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ों पर देखिए। श्रीलंका में अभी क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इम्बैलेंस है और नेपाल में क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी है बहुत जगह पे। जब आप इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते हैं, फूड सिक्योरिटी का भी एक प्रॉब्लम आता है रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद। इसमें लाइफ के भी ऊपर है, लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे पास, उन पे है। हमारा मोटो भी है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो इन सबको साथ में लेके चलने की बात है। अब G20 जो है बात करें तो 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी भी कंटेन करता है और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कंट्रीज का ये साथ लेके चलता है। 1999 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल 2007-2009 में प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन शेयर भी किया गया। G20 वर्क कैसे करता है ये मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट। शेरपा ट्रैक हम लोगों ने पढ़ा, फाइनेंस ट्रैक पढ़ा, तो शेरपा में ये 13 ट्रैक्स बताएगा पीआईबी का एग्जर्ट तरह से है। टू रिसर्च इनोवेट वर्किंग है ना, एंगेजमेंट ग्रुप G20 पावर इस काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, फैक्ट्स है जो आपको याद करना है कि नेशनल लेवल मल्टी एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में। एक चीज याद रखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो अमेंडमेंट नंबर है वो याद होना चाहिए। जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उनका अमेंडमेंट है 27 कौन अमेंडमेंट है, ये चीज पता होना है, इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 9 वहां से है, 2002 में ये एक्ट आया था, अदर बीइंग द मल्टी स्टेट है लेकिन 2002 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, इट विल एक्ट एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको साथ लेके चलता है। सोसाइटी ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2000 करोड़ विद एन एरिया ऑफ ऑपरेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में, डिविडेंड्स विल बी शेयर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, ब्रोकरेज फ्री है। चलिए, न्यू गाइडलाइंस फॉर द प्रमोशन टू रेगुलेट द सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया की बात आई है यहाँ पर तो 3-4 चीजें हैं कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप पढ़ रहे हैं इसको, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होना क्या फंक्शन है। और सीपीए जो है इनिशियली 1986 में आया था और 2019 में उसको रिवाइज किया गया। कभी भी कंफ्यूज मत कर, 1986 प्रिंसिपल एक्ट है और ये अमेंडमेंट 19। इसका फंक्शन यही होता है कि कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कंज्यूमर प्रॉब्लम हो, अथॉरिटी हो, वो रेगुलेट या डाइल्यूट कर सके आगे। ठीक है, चलिए में देखते हैं क्या है कि सेंटर ने फ्राइडे को एंडोर्स किया है। देखो बेसिकली हुआ क्या है कि सोशल मीडिया पे प्रमोशंस डाले जाते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, किसी भी चीज का प्रमोशन, वाओ शैम्पू, तो में आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, पेड है या अनपेड है,
आपको ये सब बातें बतानी जरूरी है, नहीं तो आपको ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा और फाइन का पेनाल्टी हो सकता है 50 लाख। ठीक है। और मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री है यूनियन कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह साहब। ठीक है। आर के सिंह साहब ने 50 लाख का पेनाल्टी का ये चीज लाई है कि स्पॉन्सर्ड है कैसा। आपका एंडोर्समेंट्स नो हाउस एक गाइड है कि एंडोर्समेंट जब आप कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का तो आपको पता होना चाहिए आप किसका एंडोर्समेंट, किस टारगेट ऑडियंस के लिए क्या पेड, ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए सामने। ये सब बातों को किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस तरह से काम करता है, ये जुडिशियल मैकेनिज्म इसका। देखो एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे, एक होता है स्टेट और एक होता है नेशनल, और उसमें भी मन नहीं भरा तो सुप्रीम कोर्ट से। नेशनल में आप 10 करोड़, स्टेट में आप 1 करोड़ से 10 करोड़ और डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक का आप जो लॉस है वो जाके क्लेम। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में बात करें तो हमारे पास है ऑन द शिफ्टिंग बैंक्स ऑफ द गंगा। ये पढ़ना एक बार कि गंगा की जो रिवर की बैंक्स है वो कैसे, हुगली रिवर पर डैम है ऐसी के अंदर। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन मॉडल इज स्टॉलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक है। एक बार जस्ट गो थ्रू द टॉपिक, एनवायरमेंट से डिफरेंट हो सकता है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आंसर है इसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ऑन जनवरी 19, ये गे लॉयर सौरभ कृपाल का एलिवेशन की बात हो रही है और ये दिल्ली हाई कोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फैक्ट चेक। निपुण, बताना निपुण में एन जो है दूसरा वाला वो किसके लिए काम करता है? पहला तो नेशनल है, दूसरा है न्यूमरेसी। पांचवें पे आते हैं ऑल सिटीजंस ऑफ द राइट टू फ्री स्पीच 1901। ये तो सिंपल है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। फोन पे इज ओन्ड बाय विच कंपनी? नेक्स्ट 6 क्वेश्चन थे हमारे पास। तो आज के टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए बताना कैसा लगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट या फिर सजेशन ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, प्लीज सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।